इस मंत्र का अर्थ कितने लोग जानते हैं? बच्चों को बताइए, कोई जानते हैं? तो आप सब लोग पहले दीप प्रज्वलन और इस तरह से तालियों के साथ होनी चाहिए। देखिए यहाँ तमाम पुलिस अधिकारी आए हुए हैं, सरजीत जी हैं, चित्रकूट थाना के और टाउन थाना के शरद जी हैं और बाकी तमाम पुलिस अधिकारी हैं। सब लोगों से हम बात करेंगे, ये तैयार है और उसके लिए खगड़िया में हम व्यवस्था करें। गोपाल पाठक जी आपको सिखाएंगे, आपको उसके लिए कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। रफी निकले मुकेश से तो ऐसे IAS अफसर हैं जो चाहते हैं कि बच्चों में वो बीज डाली जाए, जिसकी वजह से ये संसार एक कहे और बिहार जो गणराज्य रहा है वैशाली जैसा नालंदा में जहाँ दुनिया से भ्रष्टाचार अधिक रहा हो, इसी जीवन में निश्चित ही इसका प्रतिफल भी दिखता है। ऐसे में बिहार को प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम बात करते हैं सफलता की बात, क्यों कुछ ही लोग सफल होते हैं? हम लोग बाहर से आ रहे हैं तो मैंने देख रहा था वैदिक मंत्र लिखा हुआ था, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र के अर्थ को यदि समझ गए तो फिर किसी विकास को बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी योग जी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति को फिर शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। माध्यम स्वतः प्रकट होते जाएंगे और करते जाएंगे और फिर डिगेंगे नहीं, ढोके नहीं। कितने लोग इस मंत्र में तो जानते हो? रवि जी जानते हैं, कई बार सुन चुके हम, इसलिए जानते हैं। प्राचीन काल में ऋषि ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब इस मंत्र को समझते हैं तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट प्रकट रूप में दिखती है, पूर्ण। किसी पूर्ण की बात हो रही है, कंप्लीट। पूर्ण मतलब कंप्लीट, इसमें कुछ अधूरा नहीं है। तो पूर्ण हम किसको कहते हैं? क्या किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसमें सारे गुण हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पूर्ण है, कहते हैं क्या? हर व्यक्ति कहता है मैं तो आदमी हूँ, उसमें कमी कहते हैं ना। कोई गलती होती है तो एरर इज ह्यूमन कहते हैं। लेकिन मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है वह पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। इसी मंत्र में उस पूरी शक्ति का रहस्य है जो आपके अंदर समाहित है। जैसे किसी धातु को हम लोग काटते हैं, सोने को काटते हैं छोटे छोटे खंडों में, खंडित करें तो छोटे से एक सोने के खंड में क्या गुण होंगे? क्या गुण होते हैं? सोने के ही गुण होंगे। कितना भी तोड़ेंगे छोटा छोटा होगा। तो जब हम लोग कहते हैं आत्मा में परमात्मा का अंश है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सभी बचपन से ही सुनते होंगे कि हर आत्मा परमात्मा का अंश होता है। ऋषि यही कहते हैं कि भाई जब पूर्ण था, पूर्ण मतलब इनफाइनाइट, कंप्लीट। अगर इनफाइनाइट को मैथमेटिक्स में भी देखिए, कितना भी खंडों में बांटोगे तो
छोटे से छोटा खंड भी क्या होगा, जो असीम है उसको कितना भी आप कटोगे तो असीम ही रहेगा। तो जो गुण है, जो परमेश्वर के गुण आपके अंदर समाहित है, कितने भी छोटे खंड में आप उसको मान लो, उसके गुण क्या होंगे, वही गुण तो होंगे। अंदर शक्ति क्या है, अपने आप को समझ गया तो उससे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने लक्ष्य को भी समझेगा, जीवन रूपी यात्रा का क्रम क्या है, क्यों मैं जी रहा हूँ, समझ जाएगा और स्वतः एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक उस प्रेरणा के प्रवाहक के रूप में स्थापित होता चला जाएगा। जीवन में कोई भी लक्ष्य यदि हम तय करते हैं और सोचते हैं कठिन है, तो जिसके अंदर पूरी सृष्टि की शक्ति समाहित हो, तो बड़ा लक्ष्य कैसे कठिन हो सकता है। जिद करनी होगी, समझना होगा कि लक्ष्य कठिन नहीं है। यदि कोई चीज को असंभव हम कहते हैं तो हमारे मन की सीमा है, उस सीमा के पार जाना है। मुझे याद है 11th में था, विज्ञान में टॉप था, मैथ्स में टॉप था, नई चीजें आई, कोई नई चीजें जब आती है ऊपर से निकल जाती है। कई बार आप उस क्रम में, उस स्पीड में जा नहीं पाते। 2 महीने 11th की पढ़ाई हुई और पहले परीक्षा हुई, फिजिक्स में जिंदगी में पहली बार फेल हुई, जबकि शुरू से काफी टॉप करता। पढ़ाई अलग चल रही थी, IT की अलग चलती थी, स्कूल की अलग चलती थी, लेकिन तब मैंने कहा कि IIT अगर जाना है 97 में ही जाऊंगा, स्कूल से निकलते ही साथ ही जाऊंगा। ये तो मैंने संकल्प ले लिया, करूँ कैसे, फिजिक्स नहीं समझ पाऊंगा, IIT कैसे जाऊंगा। तब मैंने ठाना कि भाई कोई आदमी जो किताब लिख सकता है, वो भी तो आदमी है, जिसने पूरी किताब लिख दी फिजिक्स पे, उसमें क्या कमी है, ईश्वर ने कौन सी कमी मुझ में दे दी कि मैं छोटे से किताब के अध्याय को समझ नहीं सकता हूँ। जिद की, 3 दिन लगे, पढ़ता रहा। उस पढ़ने के क्रम में जो समझना तो समझ ही गए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, जिसमें समय कम लगे, ये भी समझे, ऊर्जा सही दिशा में लगने लगे। और नतीजा ये हुआ कि जो संकल्प लिया पढ़ने सीख गए। 97 में मैंने 12th दिया, 97 में IIT की परीक्षा दी और उसी समय सेलेक्ट हुए, IIT कानपुर पहुंचे। जितने भी युवा हैं उसके है कि कमी है, कमी मन की सीमा है। अब बात बिहार, क्यों हम बात करते हैं बिहार, क्यों बात कर रहे हैं प्रेरित करने की। जब बिहार के अतीत को, बिहार कैसा था इसका स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो क्या याद आता है बताइए। जब बिहार के अतीत को याद करते हैं, सबसे पहली चीज क्या याद आती है, क्या था बिहार, कैसा था। बोले, आवाज नहीं आ रही है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र, आँख बंद करके बिहार के अतीत को हम फोटो में देखते हैं, कैसा ज्ञान का केंद्र था। पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। बगल में बहुत दूर नहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है। आज से 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने अपने घर से सोना दान दिया था। एक एक व्यक्ति ने जो भी स्वर्ण का उसने कोई आभूषण या कोई ऐसी वस्तु उस रूप में दी, जिससे एक बड़ी राशि एकत्रित की गई। पूरे तिब्बत ने ये राशि को लेकर एक मंडली को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए रवाना किया। बोला गया कि विक्रमशिला जाइए, वहाँ से किसी बड़े आचार्य को तिब्बत आने के लिए आमंत्रित कीजिए। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1000 वर्ष पहले की बात। और मंडली चली, जब विक्रमशिला पहुंची, विक्रमशिला में लोगों को लगा कि भाई हिमालय के उस पार कैसे जाएंगे, रास्ते में बड़ी ठंड होगी, हमारे आचार्य की उम्र भी हो गई है, जाएंगे कहीं तबीयत खराब हो जाएगी, अस्वस्थ हो गए तो नुकसान अधिक होगा, लाभ कम हो सकता है। तो पहले उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मंडली लौटी तिब्बत, लौटने क्रम में मंडली में भी कुछ लोग नहीं रहे, लेकिन जब राजा के पास पहुंचे, उस समय राजा का नाम था दाल रामा। उन्होंने फिर देखा कि लगता है राशि कम पड़ गई, तो नेपाल की सीमा पर गए। वहाँ पर खदान थे, जिसको चाहते थे और स्वर्ण निकालेंगे, हो सकता है कुछ और स्वर्ण निकाले, तो
तिब्बत से दूसरी मंडली भेजेंगे तो विक्रमशिला का आचार्य शायद मान जाए, क्योंकि बिहार के विक्रमशिला के ज्ञान की आवश्यकता तिब्बत को है और वो कहीं और से नहीं आ सकता। राजा जब गए नेपाल की सीमा पर, उस समय जो नेपाल नरेश थे उन्होंने उनको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के लिए शर्त ये रखी कि जो सोना तिब्बत के लोगों ने इकट्ठा किया है उसको आप दे दीजिए, आप दे दीजिएगा तो आपको हम छोड़ देंगे। राजा के पुत्र आए, तिब्बत के जो राजा थे उनके पुत्र आए अपने कारागार में, मिले जब राजा से, उन्होंने पूछा तो राजा का कहना हुआ कि मेरी उम्र तो पार हो गई, बहुत दिन इस धरती पर रहने वाला नहीं हूँ, कि पूरे तिब्बत के लोगों ने स्वर्ण दान दिया है, यदि इसको मुझे छुड़ाने में आपने व्यर्थ कर दिया तो जिस लक्ष्य से राशि को इकट्ठा किया गया था पूरा नहीं हुआ। मुझे आप छोड़ दो मेरी हार पर, आप जाओ तिब्बत और उस राशि को लेकर एक मंडली को भेजो विक्रमशिला और बताओ किस प्रकार हमारे राजा बंदी बना दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने राशि नेपाल को देना से मंडली आई 3 साल लगे मनाने में, और तब जाके आतिश दीपंकर श्री ज्ञान आचार्य विक्रमशिला से चले, रास्ते से पैदल गए, तिब्बत पहुंचे, तिब्बत में उन्होंने जो ज्ञान दिया आज भारत में विलुप्त हो चुकी है। वज्रयान की परंपरा कहीं भारत में देखने को भी मिलती है, बीच में सार्वजनिक नहीं मिलती, वो इसलिए मिलती है कि तिब्बती आज कहीं भी है। उस परंपरा को जिसका सूत्रपात विक्रमशिला में हुआ था उसको धारण करते हुए आज भी इसको शुरू विद्यमान है। ये बात तिब्बत की थी और विक्रमशिला की थी, कितना बड़ा त्याग इस राजा ने किया होगा, तिब्बत के लोगों ने इस 1000 वर्ष पहले किया होगा, कैसी भूमि थी हमारी, कैसे हमारे पूर्वज थे। बात 1000 वर्ष पहले की है और पहले जाइए। ऋचा जी बैठी हैं, वेदों की जानकार हैं, बहुत अच्छी बात है, तो PhD भी की है। वैदिक परंपरा का प्रारंभ हम लोग मानते हैं पश्चिम उत्तर भारत में हुआ, विलुप्त सरस्वती नदी के तट पर सुअस्तु घाटी में, जिसका मूल क्षेत्र पश्चिम उत्तर भारत में है और पाकिस्तान में, ऐसे स्थानों पर ऋचाओं की रचना हुई। लेकिन वैदिक परंपरा केवल वही नहीं रही, बढ़ती रही। कोई परंपरा जब ज्ञान उसमें उन्नत हो बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वैदिक परंपरा का एक अंत कहीं कहा गया, उसको वेदांत को कहा गया, उपनिषद को कहा गया, जिसमें बौद्धिक अभिवृद्धि जो हुई सबसे सर्वाधिक यदि कहीं दिखती है वेदों में, वेदांत में कहा गया कि वेदों का यहाँ अंत हो गया। और वेदों का अंत हुआ जब उस क्षेत्र का हम लोग स्मरण करते हैं किस क्षेत्र में जाकर उसका अंत हुआ, हर बिहारवासी को गर्व करना चाहिए। क्षेत्र हमसे दूर नहीं है, मिथिला, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक नदी है। उस क्षेत्र को मिथिला प्राचीन काल में सभी शास्त्रों ने वर्णित किया। उसी क्षेत्र में वेदांत के अलग अलग सूत्रों की रचना हुई। महर्षि अष्टावक्र का आश्रम भी यहीं था, ऋषि कठोर का आश्रम भी यहीं था। इसी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ऐसे ज्ञान के केंद्र बने हैं उस प्राचीन काल में, तो बहुत लंबे समय तक चलते रहे। और जहाँ ज्ञान उस काल में ऐसा रहा होगा, निश्चित चीजें बड़े विश्वविद्यालय स्थापित होते चले गए। जिस समय में ऑक्सफोर्ड था, कैम्ब्रिज थी, उस समय हमारे यहाँ नालंदा स्थापित थी, विक्रमशिला स्थापित थी। जब ज्ञान की अभिवृद्धि हुई तो शून्य की परिकल्पना भी यदि कहीं हुई, जीरो। और पूरा विज्ञान और गणित यदि कुछ है, क्यों? पूर्वजों की दृष्टि अलग है, सोचने के लिए। अगर ऐसा हो